लास्ट लेक्चर्स के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक्स में आज हम आपके साथ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें कैसे करेंगे। इफ कैपिटल A इक्वल्स टू this and B equals to this, then find AB and B। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है कि हमको दो मैट्रिक्स दिए हैं कैपिटल A और कैपिटल B और हमसे बोला जा रहा है कि AB एंड BA फाइंड करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आप इसके पहले के लेक्चर्स को एक बार देख सकते हैं, तब इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एनीवे, आइए सिंस अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है। सिंस वी हैव टू फाइंड ए बी, सो ए बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यानी मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है, 1 2 3 एंड 4 एंड सॉरी डॉट है तो इसलिए डॉट लगाएंगे। और बी में हमारा क्या है, 1 2 3 एंड 4 5 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ए डॉट बी। हमने आपको नेसेसरी कंडीशन बताई थी, क्या थी, ध्यान दीजिए, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस ऑर्डर में भी ये लिखे हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो अगर अभी हम ऑर्डर की बात करें तो एक ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, और बी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ए डॉट बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो हमारा पार्ट रिमूव हो गया, तो क्या बचा, 2 क्रॉस 3। तो हमको ये पता चल गया कि ए डॉट बी जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। तो आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल है, हमने उसको सी से डिनोट किया। अब सी से अगर हम डिनोट कर रहे हैं और हम लोग एक 2 क्रॉस 3 की जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अभी एक्चुअली हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं सो दैट जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, वो उनका रिमूव हो जाए। नहीं तो हम लोगों को इतना स्टेप बाय स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, और जब आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी उसको मतलब जल्दी से कर सकते हैं। एक आध स्टेप आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि आपको सिखाने के मोड में है इसलिए हम आपका एक एक स्टेप आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 का हम एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 एंड C23। ठीक है, सपोज दैट इन दोनों के प्रोडक्ट से कुछ इस फॉर्म की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब हमको क्या चाहिए कि अगर हमको इन सबकी वैल्यूज पता चल जाए तो वो सारी वैल्यूज उठा के हम इस मैट्रिक्स में रख देंगे और यही हमारी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, इधर देखिए C11। अब C11 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको हमने जैसे पहले भी बताया था, फिर से रिकॉल करा रहे हैं कि पहला वाला जो सफिक्स होता है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और जो दूसरा वाला सफिक्स होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। इसका मतलब पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में पहला जो सफिक्स होता है वो पहली मैट्रिक्स को डिनोट करता है और दूसरा जो सफिक्स होता है वो दूसरी मैट्रिक्स को डिनोट करता है। इसका मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ होगा। ठीक है, ये हम आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत डीप डिटेल में फोर्स नहीं करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 4। तो ये होगा 1 + 8 इट मीन्स 9।
तो C11 की वैल्यूज क्या आ गई, 9 आ गई। सिमिलरली C12 क्या हो जाएगा, देखिए C12 मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ होगा, यानी 1 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 5 से होगा। तो इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 2 एंड प्लस 2 क्रॉस 5। तो 1 क्रॉस 2 2, 5 टू द 10, इट मींस C12 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, C13 क्या आएगा, आइए देखते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 3। सिमिलरली अब हम लोग अगर बात करें कि C21 क्या आएगा, ठीक है, 3 एंड प्लस 16 19। इसके बाद आएगा C22। ठीक है, C22 क्या आएगा, 26। कैसे हो रहा है, फिर से ध्यान दीजिए। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 3 3 और प्लस 0, तो 3 आ गया। अब 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 एंड 4 4 16, 19 आ गया। फिर 3 2 6 एंड 5 4 20, 26 आ गया। नेक्स्ट है हम लोगों का C23 9, क्योंकि 4 का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने इन सभी जो नोटेशन है उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है, इसलिए अब हमारा जो ए बी है उसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारी फाइनली जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या आएगी। अब देखिए C11 का जगह क्या आएगा, C11 है हमारा 9, 1 2 की जगह है हमारा 12 और 1 3 की जगह है हमारा 3। ठीक है, उसके बाद 2 1 की जगह आएगा हमारा 19, 2 2 की जगह आएगा 26 एंड 2 3 की जगह आएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, या जिसको हम कहते हैं कि दी हुई दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनली हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो आप एक बार चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया गया है। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया है। अब ए बी निकाल लिया, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो आइए बी ए कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड बी ए। अब हमको क्या निकालना है, बी ए। तो चलिए, बी ए का मतलब है बी डॉट ए। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, बी क्या है हमारा 1 2 3 एंड 4 5 0 और ए है हमारा 1 2 3 एंड 4। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंस द कॉलम द नंबर ऑफ कॉलम बोले द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ मैट्रिक्स सॉरी ए नहीं बी ऑफ मैट्रिक्स बी आर not equal to number of rows of matrix A. Hence in this case matrix multiplication is not possible. Multiplication is not possible. ठीक है, तो
इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ए बी पॉसिबल था जो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट बी ए पॉसिबल नहीं है। और बी ए पॉसिबल क्यों नहीं है उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए एक और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आई थिंक हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, बस बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो आपके थोड़े से डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएं, सो दैट आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट ए है हमारा 104 एंड 01, ठीक है, और बी ले लें हम लोग 1 2 0 1 एंड 1 0, ठीक है। देन फाइंड ए बी एंड बी ए, और यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस में लिख देते हैं इफ पॉसिबल। जो इफ पॉसिबल का मीनिंग क्या है, अगर इफ पॉसिबल नहीं लगते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में, बुक्स में या एग्जामिनेशंस में इफ पॉसिबल नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स के साथ कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो लोग आपकी अपनी जो नेसेसरी कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की उसको वेरीफाई करेंगे, आफ्टर दैट वो लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है सो दैट वो स्टूडेंट्स को ये रिकॉल करा रहे हैं कि भाई बिना नेसेसरी कंडीशन को वेरीफाई किए हुए आप मल्टीप्लिकेशन मत करिएगा। ये इसको अल्टीमेटली बोलते हैं, एक छोटी सी हिंट दे दी है कि पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करो। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपका क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा, अगर पॉसिबल है तो आप आगे प्रोसीड करें। तो इसलिए चलिए करते हैं हम लोग ए बी और बी ए, जो भी पॉसिबल है निकालना। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी। ठीक है, अब ए बी जैसे अभी किया था लास्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करेंगे। ए बी मतलब सबसे पहले ए लिखेंगे 104 एंड 011, ठीक है। इसका हम लोग प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, और बी हमारी मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 0 1 1 एंड 0, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, रो क्रॉस कॉलम। तो जब भी हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं ना तो आप अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, अच्छा ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम होता है, यानी पहला वाला नंबर रो को डिनोट करेगा, दूसरा वाला नंबर कॉलम को डिनोट करेगा। तो अब इधर देखिए ए बी, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ये कॉमन नंबर निकल गया हमारा, और कॉमन है इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। यहां से हमको ये पता चल गया कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो अब अगर 2 क्रॉस 2 होगा, सपोज दैट इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो उसका हम लोग 2 क्रॉस 2 का एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे C11 C12 C21 एंड C22, ठीक है। देखो बड़ा मतलब अगर बोले सिंपल तरीका है मल्टीप्लिकेशन में, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए और बी जो भी मैट्रिक्स दी हैं उनके ऑर्डर में उन मैट्रिक्स को हमको नोट डाउन करना है। उन मैट्रिक्स को नोट डाउन करने के बाद उनके ऑर्डर को हम लोगों को लिखना है। ऑर्डर लिखते ही हमको ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ऑब्वियस है कि ये कॉमन पोर्शन आप रिमूव करके जो भी हमारा पोर्शन बच रहा है वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। उससे हम एक जर्नल रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख लेंगे और हमको ये पता चल जाएगा कि हमें किन किन एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमारा सारा फोकस केवल इनके एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने पर रहेगा, ठीक है। और ये एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर से, और फिर से इस क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे। अब इधर देखिए C11 का मीनिंग क्या है,
पहली रो पहला कॉलम, लेकिन पहली रो किसकी? पहली मैट्रिक्स की, और पहला कॉलम किसका? दूसरी मैट्रिक्स का। इट मींस पहली रो मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ होगा। तो पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है। आइए करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या आया? 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। C11 की वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हो गई? आ गई 5। सिमिलरली C12 पहली मैट्रिक्स की पहली रो दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, पहली मैट्रिक्स की पहली रो दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। तो ये हमारा आया 2। C12 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई 2। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे C21। अब C21 मीन्स क्या है? पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरी रो और ये होगा हमारा पहला कॉलम। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 एंड प्लस 1 इंटू 1। तो यहां से हमारे पास आ गया C21 की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट है हमारा C22। दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, तो यहां से अगेन वी गेट 1। सो इन दिस वे we can find the values of all the coefficients mentioned in our journal matrix. ठीक है, so far we have calculated all the values of the coefficients. Now we are going to put all the values in our resultant matrix, and in the same way we can calculate BA also if it can be found. What is C? C will be C11, it means 5, C12 it means 2, C21 means 1, and C22 it is again 1. Let me check whether it is correct. 1 plus 4, 5, 2 and 1 and 1. Yes, it is correct. So far we have calculated AB. Now in the same manner we will go for BA. इसी तरह से अब हम लोग BA कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग निकालते हैं BA। नाउ अगेन we are going to calculate B dot A। अब BA निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमको B को फर्स्ट लिखना पड़ेगा और A को सेकंड। B A, तो B मैट्रिक्स हमारी क्या है? 1 2 0 1 1 0, और A मैट्रिक्स हमारी क्या है? 1 0 4 0 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। ठीक है, 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 3। अब इधर देखिए बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बीच का ये कॉमन पोर्शन इसको करो रिमूव, तो BA जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 3। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सही करते चले जाएंगे। मेरा बार बार जो भी फोर्स है प्रीवियस लेक्चर्स में भी रहेगा, ठीक है, या आगे के लेक्चर्स में भी आप देखोगे, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे रहेगा। आप देख सकते हैं इवन हम क्वेश्चंस भी अपने मन से जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्वेश्चंस आप किसी भी किताब पे कर लोगे या कहीं से भी आप मैटर मिलेगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी किताब का मैट्रिक्स उठा के आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, इसलिए आपका भी पूरा फोकस केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए रादर देन क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आइए अब यहां से हमको क्या पता चला कि बीए हमको निकालना है, बीए पॉसिबल है, और बीए का जो ऑर्डर है वो क्या होगा 3x3। अब 3x3 का अगर ऑर्डर है तो आपको भी पता है कि अब हम लोगों को क्या करना है, एक जर्नल मैट्रिक्स 3x3 की हमको सपोज कर देंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, ये हो गया हमारा 3x3 का एक जर्नल मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली जैसे हम लोग प्रीवियसली कर रहे थे कि हमको एक एक जो आपके नोटेशन है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और कैसे फाइंड आउट करनी है ये हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और आई थिंक ये अब आप लोग कर भी सकते हैं। तो रादर देन कि आप इस वीडियो को आगे देखें, आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो यहीं पॉज करके आप खुद कैलकुलेट करें और उसके बाद आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको इसमें कंटेंट भी अवेलेबल हम करा देंगे, लेकिन फिर भी आप अपने जो रनिंग क्वेश्चन है आप उसका आंसर देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं C11 पे। अब हम बार बार आपको नहीं बोलेंगे कि किस तरह से C11 निकाला जा रहा है। ठीक है, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 1 × 1 + 2 × 0 it will give 1 C12 1 × 0 and plus 2 × 1 that is 2 C13 1 × 4 plus 2 × 1 6 C21 0 × 1 0 × 1 and plus 1 × 0 it will give 0 C22 what will be C22 0 × 0 and plus 1 × 1 it will be 1 C23 0 × 4 and plus 1 × 1 it will give 1. Similarly C31 1 × 1 1 × 1 plus 0 × 0 it will be 1. C32 will be 1 × 0 and plus 0 × 1 that will be 0, and last C33 will be 1 × 4 and plus 0 × 1 it will be 4. तो you can check, वैसे हमने कोशिश किया है कि पूरा कैलकुलेशन सही हो, बट इन केस अगर कहीं कोई जल्दीबाजी में गलती हो गई हो तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतने स्लो और पॉज वे में हम आपको समझा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि ये सही हो। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यूज निकल के आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो CA है, सॉरी BA, अब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। C11 हो गया 1 1 2 हो गया हमारा 2 1 3 हो गया हमारा 6, ठीक है, और 2 1 हमारा हो गया 0, 2 2 हमारा हो गया 1 एंड 2 3 हमारा हो गया है 1। ठीक है, अब 3 1 हो गया हमारा 1, 3 2 हमारा हो गया 0 एंड 3 3 हमारा हो गया है 4। सो एक आपका जो हमने ए भी निकाला था वो, और ये हो गया हमारा BA। सो आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और सिमिलरली आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के और भी क्वेश्चन अब आप लोग किसी भी किताब को उठा के लगा सकते हैं और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे कि जो भी आपके बेसिक्स हैं वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई स्पेसिफिक आपका डेफिनेशन आ रहा होगा या यूज हो रहा होगा वो हम आपको उसी समय बता देंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अब
इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स के पहले हम आपको बताएंगे कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर और इन्वर्स के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो आज हम आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये हम आपको बता देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान दीजिए। आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be singular matrix if and only if determinant of A is equals to 0, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। इस डेफिनेशन में रिलेटेड जो जो आपके टर्म्स हैं वो हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, लेकिन अभी पर्टिकुलर इसी डेफिनेशन पे स्टिक करते हुए ध्यान दीजिए। अगर हम बोलते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर आपकी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो वो कब होगी। मैट्रिक्स एक तो आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन होता है मॉडुलस का होता है, या मैट्रिक्स की अगर भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यानी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा उसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, वो सिंगुलर है। इसी के साथ एक और यहाँ से छोटा सा पॉइंट निकल के आता है, भाई जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो तो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, लेकिन अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नॉन सिंगुलर आ जाएगी। तो सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसको देखिए। A square matrix capital A is said to be non-singular matrix if and only if, कब, जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि वो हमारी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स यूजुअली स्किप कर देते हैं, या एक लाइन की डेफिनेशन है तो वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं छोटी डेफिनेशन है, जब एग्जाम आएगा तब हम लर्न कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। तो आप चीजों को अगर डे 1 से पॉजिटिव होकर अगर आप लेके चलेंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आप देखेंगे कि हाँ आपको 70-80% आपका सिलेबस तो वैसे ही आपका प्रिपेयर हो चुका है। लास्ट में जो 20-30% की रेस लगी होती है स्टूडेंट्स के बीच में, वो आप आराम से जीत सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग एंड करेंगे, है ना। चेक whether the matrix capital A equals to 1 2 0 4 1 1 and 0 2 5, ठीक है, is singular और नॉन सिंगुलर, ठीक है। हम आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बता तो रहे हैं, लेकिन लॉजिकली हमको ये क्वेश्चन आपको बाद में बताना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट बाद में रखा गया है, इसलिए हमने अभी तक आपको डिटर्मिनेंट बताया नहीं है। और डिटर्मिनेंट बताया नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स के जस्ट बाद डिटर्मिनेंट अपना स्टार्ट हो रहा है, तो तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात की है, तो हमको यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट
कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। सिंस वी हैव मैट्रिक्स हमको गिवन है क्या, 1 2 0 4 1 1 एंड 0 2 5, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की है, स्क्वायर होनी चाहिए, अभी डेफिनेशन बताई थी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट का सिंबल तुरंत दोनों साइड पे हमारा चेंज हो जाएगा, 1 2 0 4 1 1 एंड 0 2 5, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट था, ये यहाँ पे डिटरमिनेंट के साइन में चेंज हो चुका है। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो हम आपका यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको डिटरमिनेंट यहाँ पे समझ में आ जाएगा, वो आगे के जो आपके लेक्चर्स हैं उनमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं डिटरमिनेंट आ क्या रहा है, 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आ रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, और अगर 0 आ रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे। बस अभी मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम कैसे चेक करते हैं, ये आपको पता होगा। मीनवाइल जो इसका वर्किंग है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 1 5 5 -2 एंड -2, और ये होगा हमारा 20 -0 एंड +0, ठीक है। तो 3 एंड -40, so it becomes -37 not equal to 0। ये जो लाइन हमने लिखी है ये हम आगे के सीक्वेंशियल लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आगे के जो आपके लेक्चर्स आएंगे ये हमने कैसे लिखी है, ठीक है। तो वैसे कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो, तो जिनको नहीं पता है उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप इस सीरीज के आगे के लेक्चर्स देखेंगे, आपको इसका जवाब पूर्णतः सेटिस्फेक्शन करने वाला आपको मिलेगा, ठीक है। अभी इधर देखते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 5 1 1 -2 1 2 -2, और इधर हो जाएगा आपका 20 -0 एंड 0, ठीक है। तो ये आया -37, नॉन जीरो क्वांटिटी आई है। अब नॉन जीरो क्वांटिटी है यानी डिटरमिनेंट हमारा क्या आया, नॉन जीरो। तो आपको जो अभी हमने डेफिनेशन बताई थी, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस केस में ये जो हमारी मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ये क्या हो गई, नॉन सिंगुलर हो गई। तो जो आपसे क्वेश्चन किया गया था, चेक वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंस determinant A is not equals to 0, hence the given matrix is non-singular, और यही हमारा आंसर होगा इस केस में। सो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है, और पूरा लेक्चर जो अभी तक आपने देखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आगे भी हम आपकी क्लियरिटी ऐसे ही बढ़ाते रहें, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।